Hi guys, all of you good morning. I am Rinku sir. All of you welcome the MS classes for English grammar, the topic of narration. Today's we are study about the grammar, the topic of narration. First time I have tell you what is the narration. मैं आपको पहली बार बताने जा रहा हूँ कि ये नरेशन होता क्या है। ये नरेशन तो बहुत हार्ड तो है नहीं, एक्चुअली हमारे समझ से आई थिंक मैं समझता हूँ ये बहुत इजी टॉपिक्स है, इसे कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट इसको सीख सकता है बहुत इजीली तरीके से। ये कोई पहाड़ नहीं है जो आपको मन में नेगेटिव थॉट आती रहती है, मैं सर कर नहीं पाता, ये नहीं कर पाता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आपको नरेशन नहीं आएगा। मैं आ गया, जब मैं आया हूँ आपको ऐसे लर्न कराऊंगा, अब उस बहुत शार्ट में आपको इसको मैं स्टडी कराऊंगा। तो गाइस शुरू किया जाए, ठीक है, आप लोग की मर्जी है तो स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हाँ देखिए, चलो आप को फॉलो करते हैं। अब भाई नरेशन है क्या? नरेशन जो है ये नरेश वर्ड से बना हुआ है। ये नरेशन जो है नरेश वर्ड से ग्रोथ हुआ है, देखिए नरेश वर्ड से बना हुआ है, और जिसके मीन्स होता है बातचीत करना। तो नरेशन को हम पहली बार क्या करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। नरेशन को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं भाई? दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग का नाम होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरे भाग का नाम होता है इनडायरेक्ट नरेशन, और अदर वर्ड में इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। जैसा कि आप जान चुके होंगे क्लास 9 में इसके बारे में, वही नरेशन और स्पीच बस थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया गया है। तो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहिए या इनडायरेक्ट स्पीच कहिए, तो बात एक ही है। तो बता रहा हूँ नरेशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग का नाम होता है डायरेक्ट नरेशन, और दूसरे भाग का होता है इनडायरेक्ट नरेशन। पहले भाग का नाम हुआ डायरेक्ट नरेशन और दूसरे भाग का नाम हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। तो गाइस सबसे पहले देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो पहली बात हम इसको देखेंगे डेफिनेशन। ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डिफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन की डिफिनेशन क्या होती है। तो गाइस मैं हिंदी में बताऊंगा, बस हेडिंग डाला हूँ इंग्लिश में। इसका डिफिनेशन ये होती है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे किसी बात को दोहराना, यदि किसी बात को दोहराया जाता है उसी बात को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे हमने किसी बात को कहा, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम रीडिंग अ बुक। हमने कहा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है जैसे राम सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक, मैंने भी बोला, आप लोग भी बोल दीजिए कि राम सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। तो बात को आपने ज्यों का त्यों ही दोहरा दिया। ऐसे हमने कहा मैंने आपसे एक शब्द बोलूँ तो मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो आप भी तो इसी बात को कहेंगे। इस बात को दोहराना ही क्या है? डायरेक्ट नरेशन। किसी बात को दोहराना ही क्या है? डायरेक्ट नरेशन। ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, यानी कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की। ये इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है?
यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कर करके, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कर करके अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नेरेशन कहलाती है। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कर करके अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नेरेशन कहलाती है। अब बात यह है कि इनडायरेक्ट नेरेशन होता है, इनडायरेक्ट में हम समझे कैसे, जैसे किसी बात को इधर मतलब अपने शब्दों में घुमा फिरा के कहना, सीधे सीधे ना करके उसको घुमा फिरा के कहना ही इनडायरेक्ट नेरेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में गए, कॉलेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिला कल छुट्टी की, कल हॉलीडे है, तो आप कहते क्या है, गांव में जाके या अपने जिस प्लेस पे आप रहते हो वहाँ के लोगों से कहते हो, जो स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आए उनसे क्या बोलते हो, कॉल करके बोलते हो आप कल स्कूल मत आइएगा क्योंकि कल छुट्टी है या हॉलीडे है। तो इस पर ये बातें बताई जाती है। तो आपने उनकी बातों को नहीं कहा कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, यानी कि आप अपने शब्दों में बताया कि आप कल कॉलेज मत आइए क्योंकि आने से कोई फायदा नहीं वाला है, कल उस कॉलेज बंद नहीं रहेगा, आप आकर वापस जाएंगे। तो आप घुमा फिरा के बोल रहे हो, इस शब्द को बोलते हैं इनडायरेक्ट नेरेशन। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नेरेशन कहलाता है। तो हो गया आपका ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेरेशन की परिभाषा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। डायरेक्ट नेरेशन की वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नेरेशन कहलाता है, और वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नेरेशन कहलाता है। तो आगे बात करें, अब देखते हैं हम इसको डायरेक्ट नेरेशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग का नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे भाग का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। पहले भाग का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे भाग का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। तो गाइस पहली बात हम ये देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पाया जाता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब मैं बता रहा हूँ आपको। हमने कहा जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पाया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि बहुत ईजी है पहचानना कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पाया जाए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पाया जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू यू, यू हैव plucked the flower। राम से टू यू, राम ने तुमसे कहा, यू हैव plucked the flower, plucked the flower, आप फूल तोड़ चुके हैं, यानी तुम फूल तोड़ चुके हो। अब ये भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पाया जा रहा है, इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, स्टार्ट में लिखते हैं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाया जाता है, इसको आप बोलेंगे आरएस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने ये बताया था कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पाया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम सीखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल क्या होते हैं। इसकी फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पहले क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं जान लेंगे। सबसे पहले हमको टेंस आना चाहिए। बेसिकली आप जब तक आप टेंस नहीं जानते होंगे तब तक ये आप नहीं कर सकते।
दरअसल आप इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। दरअसल को करने के लिए सबसे पहले हमें टेंस आना चाहिए। जैसा कि आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको अलग साइड से आपको साइड में बता देंगे किस तरह से इसको करते हैं। सबसे पहले रूल 1, सबसे पहले यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका से आया हो या आपका आया हो सेज टू आया हो, से आया हो तो आप कुछ मत करिएगा, सेम लिख देंगे। अगर सेज टू आया तो उसको आप बदल देंगे टेंस में। अब इसको चेंज कर देंगे टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब शेड हो तो आप कुछ मत करिएगा, उतार लेना शेड। अगर शेड टू आया हो आप चेंज कर देंगे टोल्ड में। अगर विल से आया है तो आप कुछ मत करिए, सेम उतार लेंगे, यानी कि विल से। अगर आपका सेल से आया है तो आप इसको को भी उतार लेंगे सेल से। हमने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से आया है तो उसको आप कुछ मत करिए, सीधे उतार लीजिए से में। अगर सेज टू आया है तो तुरंत उसको बदल दीजिए टेंस में। अगर केवल सेड आया है तो सेम उतारिए, सेड टू आया है तो टोल्ड में कर दीजिए। अगर विल से है सेम लिखिएगा, और सेल से आया है तो सेल से उतारिए। इससे ये पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर आप ये बात करें कि अगर इससे से अथवा सेज टू आया है तो आप जान जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या कहलाती है भैया, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, वो दर्शाती है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे इसमें सेड या शेड टू है तब समझ जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। तो ये चीज़ें हैं ये दर्शाती है टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर विल से अथवा सेल से है तो समझ जाइएगा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस। ऐसे ये रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेज टू है, सेज है या सेज टू है, आप समझिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है और समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। यदि विल से या सेल से है तो आप समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर टेंस में। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप पहचानने सीख गए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये गाइस आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में होगा। मैं ही समझ में एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ। इससे अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से हो तो आप सेज में सेम ही रहने देंगे, अगर सेज टू हो तो सेड टेल में बदल देंगे, अगर शेड तो शेड में रहने देंगे, अगर सेड टू हो तो सेड टोल्ड में बदल देंगे। विल से है तो वैसे रहने देंगे, विल से में सेल से है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बात ये होता है टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे इसमें होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये डायरेक्टली आप इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जैसे आप कर सकते हो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे ऊपर दिया गया है प्रेजेंट, इधर लिखा गया है पास्ट, यानी पास्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गई। अब इसके साथ साथ में आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगा यस और मिलेगा आपको ईएस, के साथ साथ आपको मिल सकता है डू और मिलेगा डज, डू और डज मिलेगा। उसके बाद इसमें मिलेगा इज, इसमें मिलेगा एम और इसमें मिलेगा आर, इसमें आपको मिलेगा हैज़, इसमें मिलेगा हैव, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हो जाएगा हैज़ बीन और आपका हो जाएगा और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब का सेकंड फॉर्म और आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब डी। इसमें होता है आपका वाज वर्ब और इसमें आपका होता है ऐड, इसमें आपको मिलेगा ऐड भी। सबसे पहले टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं, काल परिवर्तन। टेंस चेंजिंग सबसे पहले सीखेंगे कि प्रेजेंट जितना होता है सब जाता है पास्ट में, प्रेजेंट टेंस जितने भी होते हैं सब जाते हैं पास्ट टेंस में। जैसे हमने कहा आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता किस में, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये जाएगा इंडेफिनिट में। आप इसको डायरेक्टली ये भी समझ सकते हो, आप तो इतना समझ ही गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसको हटा दीजिए, बात समझ में। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा सीधे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीधे जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा आपका सीधे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा आपका सीधे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सवाल गाइस, अब इसमें आपको समझना होगा, इसको मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इधर से मैं इसको भी इरेज कर दिया। बस आपको समझना आया होगा कि ये एक नई चीज़ है। अब आपको अगर मिल जाए यस, अगर यस या यस आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर उसके हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज के जगह पे आपको असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो असर्टिव सेंटेंस होगा, उसमें यस या ईएस मिलेगा। तो इसको यस या ईएस मिले या डू या डज मिले तो आपको बदलना पड़ेगा। अगर यस या ईएस है तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म करेंगे, अगर डू या डज है तो वहाँ पर कर देंगे डी। अगर इज एम आर है तो उसके स्थान पर कर देंगे वाज या वेयर। अगर हैज़ या हैव है तो उसके स्थान पर देंगे आप हैड। अगर हैज़ बीन हैव बीन आया तो उसके स्थान पर देंगे हैड बीन, हैड बीन। तो बातें आपको समझ में आ चुकी होगी जितना मैंने आपसे बताया। फिर सुनिएगा, अगर यस या ईएस आया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे, अगर डू डज दिखा तो आपको करना होगा डीड। अगर इज एम आर आए तो आप बजाएंगे वाज या वेयर में चेंज करेंगे। अगर हैज़ या हैव आएगा तो आप कर देंगे हैड में। हैज़ बीन या हैव बीन है तो उसको बदल देंगे हैड बीन। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट। और इधर लिखेंगे आप पास्ट। पास्ट का जो पास्ट टेंस वो पास्ट में ही रहेगा, पास्ट टेंस वो पास्ट ही टेंस में रहता है। एक इधर हम लिख दे रहे हैं पास्ट टेंस, वो रहेगा आपका है पास्ट टेंस में ही। पास्ट इंडेफिनिट ये भी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट तो परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। अब इसमें देखते क्या है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो जाता है पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये दोनों का नरेशन नहीं होता। अब फ्यूचर का इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे इसमें लगा आपका
वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसके स्थान पर आप करेंगे वाज या वर। इसमें आपको मिलेगा वाज वर, तो इसके स्थान पर कर देंगे आप हैड। इसी प्रकार से फ्यूचर के लिए देख लीजिए। फ्यूचर में क्या होता है, इसमें विल मिलेगा, शैल मिलेगा, कैन मिलेगा, मे मिलेगा, मस्ट मिलेगा। विल को चेंज करेंगे वुड में, शैल को चेंज करेंगे शुड में, कैन को चेंज करेंगे कुड में, और मे को चेंज करेंगे माइट में, और मस्ट चेंज करेंगे ऑट में। विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड में, और मे को माइट में, मस्ट को आर्ट में बदल देते हैं।